जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग ओशियन टाइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइड का मतलब वो आपका कपड़ा धुलने वाला जो सर्फ आता है ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वरना भैया कमेंट में चालू हो जाए कुछ लोग कि आप तो टाइड के बारे में पढ़ा रहे थे, सर्फ के बारे में पढ़ा रहे थे, अभी तो गुरुजी कुछ और लगना पड़ा है। ठीक है, तो हम जो है दूसरे टाइड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ना कि जो प्रोडक्ट आपका एक आता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले तो हम यही समझेंगे कि टाइड्स आखिर होते क्या हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सेकंड पे आएंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि टाइड्स ओरिजिनेट कैसे होते हैं, यानी टाइड्स बनते कैसे हैं। फिर थर्ड पे हम लोग आएंगे, टाइम ऑफ टाइड्स का आपका टॉपिक दिया है छोटा सा, ये क्या दिया है हम आगे समझेंगे। फिर अपना आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल टाइड्स, एपोजियन पेरिजियन टाइड्स, डायरनियल सेमी डायरनियल टाइड्स एंड इक्विनोक्टियल टाइड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये रहेगा अपना आज का पूरा पर्टिकुलर लेक्चर। इसके बाद के जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम थ्योरीज वगैरह हो गई, टाइड से रिलेटेड 2-3 थ्योरी आपकी दी है, टाइडल बोर्स हो गए, टाइडल करेंट्स हो गए, इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना चाहते हैं आप लोग रख लीजिए, नहीं भी रखते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा एंड इससे रिलेटेड जो आपके कुछ एमसीक्यू वगैरह पूछे गए होंगे डिफरेंट एग्जाम में, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को हम लोग बिना किसी और देरी के। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं टाइड आपका क्या होता है। टाइड का बेसिकली मतलब होता है कि समुद्र का जो पानी होता है, या कह लीजिए सही वाटर जो होता है, उसका रेगुलर राइज होना और फॉल होना, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण? तो मून एंड सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो आपका सी वाटर का राइज होता है, फॉल होता है, वही आपका टाइड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जा रही है, ना कि एयर वगैरह किसी और चीज की बात की जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तस्वीर जो है एक ही जगह की ली गई है, लेकिन एक इमेज में आप देख सकते हैं कि पानी जो है पूरा यहां तक पहुंचा हुआ है, लेकिन उसी सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि पानी आपका यानी सी वाटर कितना पीछे तक चला गया है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आपका बनता है, ये आपका टाइड कहलाता है। तो बात आपको यहाँ समझ में आई? तो ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली करते क्या है? तो दे क्रिएट अ पुल ऑन अर्थ ओशियन प्रोड्यूसिंग अ रिदमिक मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, रिदम मतलब एक रेगुलर मूवमेंट इनका होता रहता है, ऊपर नीचे डेली इनका चलता रहता है। ठीक है, और इनके द्वारा मतलब इनके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज के द्वारा सन और मून के जो आपकी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उसके दौरान उस वेव को हम लोग टाइडल वेव्स कहते हैं। ये वेव्स, टाइडल वेव्स जो है, जो आपने वेव पढ़ा होगा ना, उस वेव से डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं वो हम समझते हैं। देखिए, सो टाइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वेव। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेव्स आपने समुद्र में देखी होगी आमतौर पर, वो क्या है, वो आपके हवा के द्वारा मेनली कॉस्ट की जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, आपका लैंड हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़ा पानी वानी भर दें, समुद्र दिखा दें। ये क्या हो गया, आपका पूरा समुद्र हो गया। तो वेव में क्या होता है कि जब आपकी हवा चलती है, तो ये केवल ऊपरी हिस्से को क्या है, इसका ट्रप क्रेस्ट बना के अप एंड डाउन मूवमेंट क्या है करके इसको चलाती रहती है। ठीक है, लेकिन टाइड्स में क्या होता है? टाइड्स में अगर मैं आपको कहूं, अगर यही आपका क्या हो गया, एक कंटिनेंट हो गया, लैंड का एरिया हो गया, और ये हमने क्या किया भैया, इस पे समुद्र बना दिया, तो टाइड्स दौरान क्या होता है कि ये पूरा जल स्तर जो होता है, ये पूरा मूव जो होता है ना, ये मूवमेंट, ये बेसिकली इस मून के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, ये क्या है, इनको चांद जो अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है। तो क्या होता है, ये बेसिकली इनका वाटर लेवल राइज हो जाता है, पूरा मूवमेंट हो जाता है, जो कभी यहाँ पहुंच जाते हैं और कभी कभी इधर पहुंच जाते हैं लो टाइड के दौरान। ठीक है,
ये जो पूरा वाटर का मूवमेंट होता है यही आपका क्या है, टाइड कहलाता है। वेव्स क्या है, वेव बेसिकली पूरा वाटर का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। नीचे के वाटर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेव्स के दौरान, बस ऊपर वाले जो है आपके चलते बहते हैं, ठीक है। उसी तरह से आपकी जो ओशियन करंट है ये उनसे भी अलग होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ओशियन करंट विच आर द कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ ओशियन वाटर इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस समझ में आया, टाइड्स क्या हो गया, ठीक है, वेव्स क्या हो गया, ओशियन करंट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, सो टाइड्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर यूनिक। क्यों यूनिक होते हैं? बिकॉज दे फॉलो अ फिक्स्ड टाइम पैटर्न, का एक फिक्स्ड टाइम होता है ऑकर होने का। वो क्या होता है, टाइम वगैरह भी हम आगे देखेंगे। एंड ऑकर ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ना कि विंड के द्वारा या आपके टेम्परेचर वगैरह जो भी चीजें हो गई उनके द्वारा। ये क्या है, दे ऑकर ड्यू टू कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन मून एक्टिंग ऑन द अर्थ, और यहाँ पे आपका अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण भी, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ समझ में आई। सो अब बेसिकली जाहिर सी बात है, कोई चीज ऊपर इसका जब जलस्तर बढ़ता है, हाई टाइड जब आपका होता है, हाई टाइड मतलब कि वाटर का लेवल जब बढ़ जाता है इस दौरान, टाइड के दौरान, तो उसे हम कहते हैं हाई टाइड वाटर। एंड द राइज ऑफ सी वाटर लीड्स टू हाई वाटर लेवल नोन एज हाई टाइड वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे ऑकर होता है, तो अभी हम ओरिजिन में समझेंगे, ठीक है। सो और जो आपका फॉल होता है तो उसे हम लो टाइड कहते हैं, या उसे एब भी कहा जाता है, या इब कह लीजिए कहा जाता है, ठीक है। एंड रिजल्टिंग लेवल वाटर, लोअर वाटर लेवल इज नोन एज लो टाइड वाटर, ठीक है। तो यहाँ आपको टाइड समझ में आया, वेव्स के डिफरेंस क्या है वो समझ में आया, हाई टाइड किसे कहते हैं, लो टाइड किसे कहते हैं, ठीक है। और जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का आपका डिफरेंस होता है, यहाँ एक पॉइंट आपको और दे रखा है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइडल रेंज कहते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो पॉइंट या पूरा एरिया जो टाइडल रेंज कहलाता है, ठीक। इतनी बात यहाँ पे समझ में आई। अब हम समझते हैं ये कैसे बेसिकली ऑकर होता है। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि टाइड ऑकर मेनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। ये कैसे काम करता है हम देखते हैं। सो मतलब हमने देखा कि ग्रेविटेशनल पुल लगता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी हो गए, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, सूर्य हो गए, ठीक है। ये क्या है भैया आपकी, ये हमारा चांद हो गया, ठीक है। सो होता क्या है कि हम सब जानते हैं हमारे पूरे धरती, पूरे यूनिवर्स में दो चीज आपस में क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एंड प्लैनेट्स वगैरह तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, इनका ग्रेविटेशनल पुल लगता है। तो होता क्या है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल, वैसे ही तो सूर्य क्या है अपना, ग्रेविटेशनल पुल तो सब पे लगाता है भैया, सब इसी वजह से क्या है चारों तरफ घूमते हैं। तो पहला तो सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल लगता है, ऊपर से आपका चांद भी जो है इसको अट्रैक्ट करता है, उसी तरह से अर्थ भी क्या अट्रैक्ट करता है। तो होता क्या है, इस चांद के और इस सन के अट्रैक्शन की वजह से जो सरफेस पे हमारे वाटर होते हैं, इनका क्या है डेली राइज होना और बेसिकली कभी लो हो जाना चलता रहता है, ठीक है। इसे ही हम टाइड्स कहते हैं। ऑलराइट, सो अब होता क्या है कि इसमें क्योंकि सन जो है बड़ा तो जरूर है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है इन कंपैरिजन टू मून। इस वजह से मून का ज्यादा स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस होता है। अगर कब कल को कभी क्वेश्चन पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन द अर्थ, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल के अगर पूछ ले तो आप मून कहोगे, ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस प्लेज अ ग्रेटर रोल देन मास इन डिटरमाइनिंग ग्रेविटेशनल पुल, सो द मून क्रिएट्स द लार्जर टाइडल इफेक्ट, ठीक है। सिंस होता क्या है कि हम सब जान रहे हैं 71% तक क्या है हमारी धरती पूरी पानी से कवर है, वह पूरी पानी से कवर है। सो दिस ग्रेविटेशनल पुल जो होता है इट एक्ट्स स्ट्रांगली ऑन द ओशियन प्रोड्यूसिंग अ टाइडल बल्ज। टाइडल बल्ज बेसिकली क्या होता है अभी हम आगे समझते हैं, ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, ठीक है। सो हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो मून है, दे मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट में, क्या है ये मूव करते हैं। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कि एकदम सर्कल नहीं, ठीक है, कुछ इस तरीके का इनका पाथ होता है, ठीक है। थोड़ा सा सर्कल टाइप का, थोड़े से लंबे टाइप का इनका पाथ होता है, ठीक इस तरीके का पाथ आप कह लीजिए होता है इनका, ठीक है। सो आपकी जो धरती है ये हम भी जानते हैं कि क्या है,
ये वेस्ट से अगर ये आपका ईस्ट हो गया, अगर ये आपका वेस्ट हो गया, ये हमारी अर्थ हो गई, तो हमारी जो धरती है ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट क्या है आपकी रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक उसी तरह से आपका मून जो है ये भी क्या है आपका रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट अराउंड द अर्थ। ठीक है, सो बिकॉज द मून ऑर्बिट आपकी क्या है एलिप्टिकल होती है, इससे क्या है इसका डिस्टेंस बदलता रहता है। यानी अगर ये आपका अर्थ हो गया एंड ये क्या है आपका एक मून का ऑर्बिट हो गया एलिप्टिकल, तो आप जाहिर से देख सकते हैं अगर मैं ए पॉइंट आपसे कहूं और आपसे बी पॉइंट कहूं, तो ए पॉइंट जो है अर्थ के ज्यादा करीब है एंड बी पॉइंट जो है आपके ज्यादा दूर है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका मून ए पोजीशन पे रहे, अगर आपका मून बी पोजीशन पे रहे, तो आप मुझे खुद बताइए कि किस पॉइंट पे मून का ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट लगेगा अर्थ के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इसका जवाब क्या होगा, ए पॉइंट होगा। और इसी पॉइंट को क्या है आपका पेरिजी कहा जाता है। और जो आपका फार्देस्ट पोजीशन होता है अर्थ और मून के बीच में जब ये पहुंचते हैं, तो उससे आपका एपोजी कहा जाता है। ठीक है, सो व्हेन द क्या है व्हेन द मून इज फार्देस्ट फ्रॉम द अर्थ द पोजीशन इज कॉल्ड एपोजी, उसे कहा जाता है जब ये फार्देस्ट होता है। एंड व्हेन द मून इज नियरेस्ट टू द अर्थ दिस पोजीशन इज कॉल्ड पेरिजी। ठीक है, तो दी चेंजेस इन डिस्टेंस कॉजेस, पहला तो ये वेरिएशन होता है टाइडल फोर्स में। अब हम और समझते हैं डिटेल में। आप सब जानते हैं हमारी जो अर्थ की पृथ्वी की डायमीटर है वो क्या है आपकी 12 क्या है 12,800 किलोमीटर इसकी डायमीटर है। यानी एक आपका इसका रेडियस कह लीजिए वो क्या हो गया 6,400 किलोमीटर हो गया। तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि मून का ये डिस्टेंस आपका क्या है 6,400 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं ना कि चांद जो है वो अर्थ के सेंटर के कंपैरिजन में अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट पर जोड़े 6,400 किलोमीटर क्या है नजदीक है, राइट। तो अगर हम आपने बचपन में पढ़ा भी होगा अपने 10th वगैरह क्लास में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा जो कि कहती है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। यानी सिंपल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो बॉडीज के बीच में वो आपका घटते जाता है, जैसे जैसे आपका मास बढ़ता है वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। तो Therefore, the side of the earth facing the moon, अगर ये लॉ हम लगाएं अपना इस अर्थ के सेंटर इस ए पॉइंट पे अर्थ मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है, और ये बी पॉइंट होगा। अभी देखा ना डिस्टेंस जैसे बढ़ता है ग्रेविटेशनल पुल जो है आपका फोर्स जो है वो घट जाता है। तो आप मुझे खुद बताइए अगर ए पॉइंट पे और बी पॉइंट में से कहाँ पे मून का ज्यादा इफेक्ट होगा अर्थ के ऊपर, तो ए पॉइंट पे होगा। ठीक, द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, ये आपका अर्थ है या अर्थ का सेंटर हो गया, ये बी हो गया। फेसिंग द मून एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पुल एंड द साइड अपोजिट टू द मून जो कि बी पॉइंट यहाँ पे है इट एक्सपीरियंसेस द मिनिमम ग्रेविटेशनल पुल। तो इससे होता क्या है एज ए रिजल्ट जो आपके समुद्र का पानी होता है वाटर होता है ऑन दिस साइड फेसिंग द मून, वो क्या है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो मून के द्वारा पुल कर लिया जाता है अपने तरफ, जिसे क्या कहा जाता है हाई टाइड कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है ये इमेज आप देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे मून ने तो ये इसको अपनी तरफ खींच लिया, इसे हम क्या कहते हैं हाई टाइड कहते हैं। इससे क्या है कुछ शेप आपका इस तरीके का हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं टाइडल बल्ज कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप एक बैलून लो और उस बैलून को इधर से खींचोगे तो उसका क्या है एक बल्ज टाइप का यहाँ पे इस तरीके का शेप बनता है। तो वैसा ही हाल कुछ यहाँ पे हमारे पृथ्वी के पानी के साथ भी होता है। वहीं पे अपोजिट साइड पे आपको अगर ठीक है सर इतना बात समझ में आया गया कि मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है तो उस साइड जो अर्थ फेस कर रहा है वो आपका बल्ज क्रिएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी है, अर्थ के अपोजिट साइड यानी इस वाले साइड जिधर मून नहीं होता है सेकेंड हाई टाइड भी उस साइड भी क्रिएट होता है ड्यू टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये पॉइंट थोड़ा सा कठिन है समझना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला। द आउटवर्ड रिएक्शन टू द मून ग्रेविटेशनल पुल, यानी हम सब जानते हैं अर्थ जो है वो क्या है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट। तो जाहिर सी बात है
आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कोई सर्कल हो गया, हम जानते हैं अगर इसको मैं खूब गोल-गोल नचाऊँ एक पॉइंट पे तो ज़ाहिर-सी बात है हम जानते हैं उसके ऊपर कोई भी चीज़ के ऊपर 2 तरह की फ़ोर्स लगती है अगर हम उसको राउंड में घुमाएँ। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स और एक होता है सेंट्रीपिटल फ़ोर्स। तो अब इधर मून है, मून इधर तो इसको टल पल्स क्रिएट कर दे रहा है क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ज़्यादा है बट इस साइड ग्रेविटेशनल फ़ोर्स ज़्यादा नहीं होता है मून का बट सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स तो आपका लग ही रहा होता है। तो उस फ़ोर्स की वजह से क्या होता है एक अनदर बल्ब क्रिएट हो जाता है आपके अर्थ के अपोजिट साइड, ठीक है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो इधर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा इधर हो गया, तो दोनों का मिला के क्या हो गया? आपका कुछ इस तरीके का टाइड के दौरान शेप हो जाता है हमारे अर्थ में का, ठीक है? सो दीज टू टाइडल बल्ब रिजल्ट इन टू हाई टाइड। क्या होते हैं? टू हाई टाइड यानी एक तो आपका ये हो गया, मान लीजिए अगर अर्थ हो गया, एक पोजीशन पे ये हो गया, एक हाई टाइड, फिर जब पूरा मून आपका घूम के या अगर इसका पाथ हो गया इधर आया, तो सेकंड हाई टाइड इधर हो गया, ठीक है? अगर जब आपकी हाई टाइड होती है ना, तो इस साइड क्या है, इस वाले साइड आपकी लो टाइड होती है। तो इस हिसाब से टू हाई टाइड एंड टू लो टाइड इब भी जिसे कहा जाता है, हो जाता है, ठीक है? टाइडल बल्ब बेसिकली इसे कहा जाता है, ठीक है? क्योंकि खिंचाव तो आपका इस तरीके से हो रहा है ना, ठीक है? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो आपकी ये कुछ सेंटर की तरफ इधर लगती है, ठीक है? ना कि आपका ऊपर की तरफ लगती है। इस वजह से क्या है, यहाँ पे खिंचाव जब होता है एक तरह से कह लीजिए तो आपका जो है लो टाइड वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? ऑकरिंग ईच डे एट मोस्ट कोस्टल लोकेशन एज द अर्थ रोटेट थ्रू दीज बल्जेस। अब यहाँ इसको सेंट्रीफ्यूगल वाले पार्ट को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बैरी सेंटर। इसको जो है थोड़ा-सा और हम डिटेल में क्या है, जब ओरिजिन समझेंगे थ्योरीज़ की, अभी ये थ्योरीज़ ऑफ ओरिजिन पढ़ेंगे, तो वहाँ और समझेंगे इसको बढ़िया से बैरी सेंटर। अभी के लिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी जो अर्थ और मून है, हम जानते हैं ये क्या है, आपस में एक बैलेंस बना के रखते हैं एक-दूसरे के, ठीक है? जैसे मान लो अगर ये मान लो एक बड़ा-सा गेंद हो गया, ठीक है? बहुत भारी वज़न हो गया। मैंने क्या किया, इसको एक डंडे से क्या किया, एक छोटे गेंद से जोड़ दिया। अब मैंने कहा कि इस डंडे के बराबर क्या करो, डंडे के भरोसे तुम इसे बैलेंस करके बताओ। तब आप मुझे बताइए बैलेंस वहीं पे होगा जहाँ सेंटर ऑफ मास इसका होगा। अगर आप इसे सेंटर में रखोगे इस डंडे को तो क्या ये भारी है और ये हल्का है, तो क्या ये सेंटर में बैलेंस हो पाएगा? नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा-सा इधर करना पड़ेगा तब ये जाके इनके बीच में बैलेंस होगा, ठीक है? वो पॉइंट देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। इसी चीज़ को क्या है, जहाँ पे दोनों इनकी जो फोर्सेस देखिए, क्योंकि मून अर्थ भी क्या है ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा इसके ऊपर, मून भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, तो इनको बैलेंस करने का जहां जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होते हैं उस पॉइंट पे उसको बैरीसेंटर कहा जाता है। और इसी पॉइंट के अराउंड इर्द गिर्द क्या है, मून अपना क्या है, मूव करता है, या ना कि अर्थ के सेंटर के, ठीक है? यानी अर्थ के सेंटर से मून नहीं अपना उस पे वो रोटेट करता है, ये जो है बैरी सेंटर पे होता है, जो कि अर्थ के थोड़े साइड वाले पार्ट पे होता है। बैरी सेंटर से इनपे क्या रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन भी होता है, माफ करें रिवॉल्यूशन, और अर्थ भी जो है इसी पे आपका घूमती रहती है, ठीक है? इसी पॉइंट पे तो जाहिर सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका वैसे हर जगह इक्वल लगता है, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगेगा आपका, इधर ऐसे लगता है, ठीक है? और मून क्या है, इधर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाई, ठीक है? तो इधर आपका टाइडल बल्ब क्रिएट होगा, बट अभी आप देख रहे हो क्या है, अर्थ इस पॉइंट से क्या है अपना रोटेट करती है। जब रोटेट करेगी इस पॉइंट से, ज़ाहिर-सी बात है, और बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि यहाँ पे मून मून ने अपना पुल लगाया, बिकॉज़ ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़ाहिर-सी बात है हम जानते हैं इनर्शिया क्या होता है कि अगर किसी चीज़ को मान लो जैसे आप बस में देखे होंगे, ब्रेक लगता है, बस चलती रही, ब्रेक लगा तो क्या होता है, आप भी आगे जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसी मोशन में रहना चाहती है। तो जब ये पानी आपका खिंचाव हो गया, तो जब ये रोटेट करके उधर जाएगी तो पानी तो होगा इनर्शिया की वजह से उसी मोशन में रहना चाहेगी, बाहर ही रहना चाहेगी, ठीक है? लेकिन धरती फिर खींच-खींच के वापस लाती है, रखी तक बैलेंस बना के रखती है। बिकॉज़ ऑफ दिस इनर्शिया एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एक साइड इधर भी आपका बल्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है? इस पॉइंट को थोड़ा-सा और डिटेल में हम जब थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे, ठीक है? सो टाइड्स आपके बेसिकली फॉर्म होते हैं ड्यू टू कंबाइंड एक्शन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मेनली इसमें मून का जो रोल प्ले करता है, मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाटर थ्रू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। द पार्ट ऑफ अर्थ नियरेस्ट टू द मून एक्सपीरियंसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल। एज अ रिजल्ट ओशियन वाटर मूव टुवर्ड द मून। इफेक्ट इसका क्या होता है, वाटर bulges out on the side of the earth facing the moon and this bulge form a high tide।
इसे जो है डायरेक्ट टाइडल बल्ज कहा जाता है। वहीं पे दूसरा जो फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जैसे मैं बताया ना, अपरेंट आउटवर्ड फोर्स, ये आपने कभी फील्ड किया, वो आता नहीं, पहले छोटे थे तो आता था, एक झूला टाइप का होता था, वो गोल गोल घूमते थे, ठीक है। तो सेंटर में अगर आप खड़े हो जाओगे तो क्या होता है, वहां पे आपको पता नहीं चलेगा, सेंटर में रह जाओगे। लेकिन जो बाहर रहोगे, बाहर आपको बहुत तेज फोर्स एक्ट काम करता है, ठीक है। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ तो आपका क्या था, हमने देखा बैरी सेंटर कुछ इस पॉइंट पर रहा, तो जाहिर सी बात है आपका जो इधर होगा, वैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका पूरे थ्रू आउट द अर्थ क्या है, इससे मतलब नहीं है आपका, बैरी सेंटर वाला पॉइंट बता दो, ये हमें ध्यान है। तो थ्रू आउट द क्या है, अर्थ आपकी इक्वल क्या है, एक्ट करती है, ठीक है। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द अर्थ मून सिस्टम। सेंट्रीफ्यूगल एक्ट अवे फ्रॉम द बैरी सेंटर, एंड बैरी सेंटर बेसिकली है तो इक्वल सारे पॉइंट, बट बैरी सेंटर से अवे एक्ट करती है, एंड इज इक्वल एट ऑल पॉइंट ऑन अर्थ। पहले इक्वल हो, लेकिन इधर उसका इफेक्ट क्या है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यहाँ अर्थ का भी आपका लगता है पुल, यहाँ पे आप बेसिकली मून का भी लगता है, तो इससे क्या है कि फोर्सेज वगैरह में दिक्कत हो जाती है। लेकिन इधर जो है एक अनदर टाइडल बर्स्ट क्रिएट हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। पहला इफेक्ट क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द मून सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द मून ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है। दिस causes the water to bulge outward on the opposite side. This creates second high tide, जिसे indirect tidal bulge भी कहा जाता है। मैं अभी ये मान चल रहा हूँ कि आपका सेंट्रीफ्यूगल वाला ये समझ में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से टाइडल जो है आपका इधर लग रहा है, टाइडल बल्ज हो रहा है। लेकिन इसको इमेजिनेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आपको अभी आ रही होगी। जब हम थ्योरीज आपका पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और बढ़िया से ये पॉइंट जो होगा समझ में आएगा, तब हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ये पॉइंट इमेजिन करने में समझ में आए, क्योंकि ज्योग्राफी आपका ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप इसको खुद से इमेजिन नहीं कर पाते दिमाग में, तो इसको समझ में आना बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसको जब थ्योरीज में हम पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में समझेंगे। ऑलराइट, सो अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग फुल मून और न्यू मून, जिसे पूर्णिमा और अमावस्या का चांद कहा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, जिन्हें नहीं पता हो वो हम देखते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या हो गया, सन हो गया, राइट। या आप इसको छोड़ो, अभी सन वाले मून को छोड़ो, आप मुझे बताओ, अगर ये आपका क्या है, या और सिंपल हम करते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, एक लकड़ी हो गई, ठीक है। और मैंने क्या किया, इधर एक बहुत बड़ा सा क्या किया, इतनी बड़ी क्या हुई, एक लाइट लगा दी। तो आप मुझे बताइए, और आपको क्या किया, इस पॉइंट पे खड़ा कर दिया, ठीक है। आपको क्या है, ये आपकी दीवार हो गई, ये आप ए पॉइंट पे क्या हो, खड़ा खड़ा हो। तो आप मुझे बताइए, लाइट आपकी इस साइड है, तो आप ए पॉइंट से इस वाले साइड को अगर देखोगे तो क्या आपको पूरा उजाला दिखेगा? नहीं दिखेगा, आपको पूरा अंधेरा उस साइड दिखेगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर देखोगे तो क्या होगा, आपको पूरा क्या होगा, लाइट दिखेगी, पूरा वॉल जो होगा उजाला दिखेगा, ठीक है। अब कुछ यही कंडीशन होता है अर्थ मून सन के बीच में। ये आपका सन हो गया, ये आप जैसे देखो, ये क्या है, आपका सन हो गया, ठीक है। ये क्या है, आपकी अर्थ हो गई, और ये क्या है, आपका मून हो गया, ठीक है। एक पोजीशन ये हो गया, एक पोजीशन ये हो गया। तो इधर से क्या है, सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन हम तो जो है इस पॉइंट से देख रहे हैं ना, तो हमें क्या पूरा चांद जो है नजर आएगा, पूरा फेस नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, हमें चांद जो है दिखेगा ही नहीं, पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। इसे ही आपका क्या कहते हैं, न्यू मून कहा जाता है, ठीक है, या अमावस्या का रात कहा जाता है। अब इस साइड आ गया मून, घूमते घूमते आपका इधर आया। अब इधर क्या है, ये इधर से तो लाइट आपकी पूरी आ रही है, ठीक है, इधर से क्या है, लाइट आपकी पूरी पड़ रही है, ठीक है। तो इधर क्या होगा, पूरा चांद हमें साफ साफ दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, और आपको समझ में आया हो, ठीक है। सो ये आपका क्या है, अर्थ हो गया। ये आपका क्या है, न्यू मून हो गया। न्यू मून में क्या है, कुछ नहीं दिखता। फुल मून में क्या है, पूरा चांद हमें साफ साफ नजर आता है। ये आपका फर्स्ट क्वार्टर, ये आपका थर्ड क्वार्टर, इसमें पूरा रिवॉल्व करने में 27.5 डेज इसको लगते हैं, ठीक है। सो 10, ठीक है, तो इतना बात को समझ में आया। अब हम समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। 10 टू टाइड्स एंड इप्स जो हैं आपके एक्सपीरियंस होते हैं ट्वाइस एट एवरी प्लेस, जरूर नहीं हर प्लेस पे, अभी हम देखेंगे उसको। एट एवरी प्लेस ऑन द अर्थ वाटर सरफेस विद इन द 24 आवर। ऑलराइट, सो व्हेन, अब क्या होता है, जब आपकी सन
अर्थ एंड मून एक सेम लाइन में होते हैं ड्यूरिंग फुल मून और न्यू मून। इसमें आपको समझाया था फुल मून और न्यू मून का मतलब क्या हुआ। मैं बार बार उस पोजीशन न समझाना पड़े आपको कि इस पोजीशन पे है, आपको दिमाग में बैठ जाए। तो फुल और न्यू मून के दौरान क्या होगा, ये सन होंगे या कि अर्थ होगी, एक तरफ इस साइड हो गया, इस तरफ इस साइड मून होगा। तो ये क्या कहलाता है, क्या एक सेम लाइन में है, ठीक है। देयर ग्रेविटेशनल फोर्सेज वर्क टुगेदर, हाई टाइड्स आर फॉर्म्ड, ठीक। ऑन दी अदर हैंड, जब आपकी सन हो गया एंड मून आर पोजीशन विथ रेफरेंस टू अर्थ एट एन राइट एंगल, जब मून आपका इस पोजीशन पे हो तो सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स भले इफेक्टिव ज्यादा ना हो लेकिन लगता है। तो यहाँ पे क्या है, दे वर्क अगेंस्ट ईच अदर, हेंस लो टाइड्स आर फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन से थोड़े लो टाइड्स फॉर्म आपके होते हैं, occurring during the 8th day of each fortnight of a month, ठीक है। तो इस पे आपका सवाल भी पूछा है, कैसे पूछा है वो देखिए। टाइड्स ऑकर इन द ओशियन एंड सीज ड्यू टू विच एमंग द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, थर्ड दिया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ। सो आपको क्या लगता है ऐसा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा वन ओनली, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। ऑप्शन बी 2 और 3 ओनली, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी मून माफ करेगा 2 और 3 ओनली ना, तो मून का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ। सी होगा 1 और 3 ओनली, या डी होगा 1, 2 और 3। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि अर्थ और जो है मून के जो टाइडल है बेसिकली उसके अंदर आपकी 3 तरह की फोर्सेज, या कहिए 2 तरह की फोर्सेज आपकी काम करती हैं। एक तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सन का भी लगता है, मून का भी लगता है, और सेकंड हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ हो गया। यानी तीनों क्या है इसके अंदर आ जाते हैं, यानी जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो होगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, 2 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 को देखना है कौन सा सही है, या अगर दोनों सही हैं तो क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का। तो स्टेटमेंट 1 ये कहता है कि टाइड्स आर दी राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, ये हमने अभी पढ़ा तो बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। caused by combined effect of the gravitational force exerted by moon and sun and rotation of the earth, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टुवर्ड द ईस्ट वंस इन 24 आवर विथ रेस्पेक्ट टू सन, तो ये भी आपका सही है। पर अगर मैं आपसे कहूं क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, तो बिल्कुल नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ये हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। उसी तरह से 2018 में आपका पूछा हुआ है, सेम उसी तरह क्वेश्चन देख लीजिए, आपका रिपीट क्वेश्चन है कि टाइड्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मून सन एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो सेम आपको वही जवाब होगा कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। यानी टाइड से आपको जो मैंने बहुत क्वेश्चन भी देखे अलग अलग एग्जाम के अभी देखे हैं, तो टाइट से आपको जो सवाल पूछा टॉपिक आपका सब यही है, बस क्या करता है ये शब्दों को इधर उधर घुमा के भैया हेर फेर करके पूछता है, लेकिन टॉपिक आपका वही रहता है, ठीक है। अगर आप शब्द को घुमाओ, अगर आपकी इंग्लिश सही होगी, आपको वर्ड्स की ज्ञात होगी बढ़िया से, तो टाइट से क्वेश्चन आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपना थर्ड टॉपिक पे, टाइम्स ऑफ टाइड के बारे में। तो देखिए होता क्या है, मोस्ट प्लेस हमने देखा कि ऑन अर्थ ये क्या है एक्सपीरियंस करते हैं 2 टाइड्स एवरी डे, ठीक है। सिंस अर्थ हम जानते हैं अर्थ क्या है, इसको 24 घंटे लगते हैं टू कंप्लीट 1 रोटेशन, तो हमें क्या लगता है कि टाइड जो होगी शुड अपीयर, मान लीजिए ये अगर आपकी अर्थ हो गया एंड ये आपका मून हो गया, ठीक है। तो अगर ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपकी मून को हमने क्या पॉइंट बी दे दिया, तो ये क्या हुआ, मून ने यहाँ पे अपना टाइडल इफेक्ट लगाया, ठीक। अब क्या होगा, हम सोचेंगे 24 घंटा लगता है रोटेशन का, यानी ए पॉइंट को पूरा रोटेट करके फिर इस पॉइंट पे पहुंचने में कितना 24 आवर लगेगा, ठीक है। तो यानी इस पॉइंट पे 24 घंटे बाद आपका क्या होना टाइड होना चाहिए था। लेकिन
हम ये भी जानते हैं कि मून जो है, मून भी आपका रिवॉल्व कर रहा होता है, यानी जिस 24 घंटे के बाद जब ए पॉइंट पे ये फिर दोबारा ये पहुंचता है अपने स्थान पर, मून जो है वो आपका आगे बढ़ चुका होता है। क्या है? चांद आपका आगे बढ़ चुका होता है, यानी ये जो है कहीं एक्स पॉइंट पे पहुंच चुका होता है। यानी अगर ए पॉइंट पे टाइड आने के लिए इसे जो है एक्स वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा, पूरा रोटेट होके इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस जो है आपका लगभग 52 मिनट लगता है कवर करने में। इस वजह से जो है आपकी टाइड्स जो है हर क्या है डिले होती हैं, ठीक है, डिले होती रहती हैं, ठीक है। यानी इसी 52 मिनट को आप डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 आपका 26 हो जाता है, ठीक है। नहीं, हर 12 घंटा 26 मिनट में क्या है एक वो पॉइंट दोबारा वो आता है, ठीक है। बट इन रियलिटी क्या होता है, दिस डज नॉट हैपन। इसको और हम समझ लेते हैं। एवरी डे द टाइम ऑफ टाइड बिकम 26 मिनट लेटर देन द प्रीवियस डे, ठीक है। वही मैं बताया, उस 52 को आप डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड वाई। सो द मून कंट्रोल टाइड, वो पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, एक बार यहाँ से पढ़ लेना आप लोग। बट द मून क्या है, वो भी तो मूव कर रहा होता है वाइल अर्थ इज रोटेटिंग। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मून भी क्या है रोटेट करता है फ्रॉम एंड एट द सेम टाइम रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। so बिकॉज बोथ आर मूविंग, टाइड सेंटर जो है वो शिफ्ट हो जाता है वेस्टवर्ड। so when the earth complete one full rotation in 24 hour, the moon has already moved ahead in its orbit, so the tide center must travel a little extra distance, जो x में मैंने पॉइंट बताया था, टू कम अंडर द मून अगेन, ठीक है। इसी एक्स्ट्रा मूवमेंट को लगभग 52 मिनट लग जाते हैं। देयरफॉर अ प्लेस डज नॉट गेट टाइड एग्जैक्टली 12 आवर अपार्ट, इंस्टेड टाइड अपीयर 12 आवर 26 मिनट अपार्ट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग विद सिंपल एग्जांपल, वही एग्जांपल दे रखा है जो अभी मैंने आपको बताया, इसको एक बार आप पढ़ लेना। यानी इमेजिन करिए प्लेस पी पे जो है आपका 4 बजे टाइड हो, टाइड जब आपका तभी होगा जब मून उसके एकदम हेड पे आपका रहेगा, ठीक है, विल डायरेक्टली अंडर द मून। अब सेकेंड टाइड पे क्या होगा, आफ्टर वन रोटेशन ऑफ द 24 आवर, ये जो पूरा है आपका अर्थ रोटेट करके फिर इस स्थान पे पहुंचता है, ये पॉइंट वाला पॉइंट पे रिटर्न टू द सेम पोजीशन। बट मून क्या होता है, वो के एक जगह पे नहीं रह के, यानी इस जगह पे ना रह के वो एल पे मूव कर चुका होता है, ठीक है। दिस मीन्स प्लेस पी must rotate a little extra to come under the moon again. This extra movement take 52 minutes. But because the earth has two tides, each tide is separated by 12 hour 26 minutes. यानी अगर फर्स्ट टाइड 4 बजे होगा तो सेकेंड टाइड 4:26 पे, नेक्स्ट आपका 4:52 पीएम पे होगा। सो दिस स्मॉल डिले हैपेंस एवरी डे। What does this mean for tides? Each plate get two tides every day when facing the moon and when opposite the moon. Each tide is delayed by 26 minutes every day apart. So the gap between two tides is 12 hour 26 minutes. ठीक है, after each tide a low tide comes after 6 hour 30 minutes 13 मिनट, ठीक है। तो ये थी आपकी टाइम वाली कहानी। ऑलराइट, अब हम टाइड्स पे आते हैं। तो देखिए अलग अलग टाइप्स हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। बिकॉज टाइड्स आर प्रोड्यूस बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द मून एंड द सन, एंड बिकॉज देयर रिलेटिव पोजीशन क्या है चेंज होते रहते हैं, सो द इंटेंसिटी ऑफ टाइड प्रोड्यूसिंग फोर्सेज ऑल्सो चेंज। उसके आधार पर अलग अलग तरीके के आपके टाइड्स होते हैं। स्प्रिंग टाइड हम देखते हैं। स्प्रिंग टाइड आपके तब होते हैं जब सन, मून और अर्थ जो हो एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो उस दौरान जो आपकी टाइड होती है वही स्प्रिंग टाइड कहलाती है। जैसा कि आप ये इमेज देख लो, या कह लीजिए फुल और न्यू मून के दौरान जो आपकी टाइड होती है वो आपकी स्प्रिंग टाइड कहलाती है, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड आर वेरी हाई टाइड्स दैट ऑकर व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन को, पोजीशन को क्या कहता है, सिजगी कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है याद रखिएगा सब। तो टू स्पेशल पोजीशन ऑकर, एक तो आपका न्यू मून वाला पोजीशन हो गया व्हेन द सन एंड मून आर ऑन द सेम साइड, एंड व्हेन द अर्थ लाइज बिटवीन सन एंड द मून ड्यूरिंग फुल मून, ठीक है। इन बोथ केसेस ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड मून वर्क टुगेदर, बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड फोर्सेज। ये पॉइंट आप ध्यान देना, इस पे सवाल पूछा हुआ, इसमें मैं उससे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि टाइड्स जो है स्प्रिंग टाइड के दौरान 20% हाइयर हो जाते हैं देन द नॉर्मल कंडीशन। अदर टाइड्स में जैसे नीप टाइड वगैरह हो गया, उसके कंपेरिजन में ये क्या है 20% हाइयर हो जाते हैं, ठीक है।
स्प्रिंग टाइड्स आपके इट हैपेंस ट्वाइस एवरी मंथ ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून। टाइमिंग इज रेगुलर एंड इट इज प्रेडिक्टेबल, क्योंकि उसके मून के रिवॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड है, 27.5 डिग्री में हम जानते हैं करता है, तो इट इज रेगुलर एंड इट इज प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो स्प्रिंग टाइड आपका ये हो गया स्ट्रेट लाइन में, एक आपका फुल मून एक आपका न्यू मून के दौरान हो गया। ठीक है, इट इज सिंपल एज दैट। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। इस स्प्रिंग टाइड पे आपका बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, सबका पूछना यही, बस अलग अलग लैंग्वेज यूज किया। जैसे आप CISP एग्जाम में देख लीजिए, पूछा हुआ है कि द टाइड प्रोड्यूस्ड इन एन ओशियन व्हेन द पुल ऑन द अर्थ बाय द मून इज यूनिडायरेक्शनल, यानी ओशियन के दौरान जब टाइड प्रोड्यूस होता है, व्हेन आपकी क्या हो, पुल ऑन द अर्थ बाय द सन एंड मून क्या हो, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक सिंगल डायरेक्शन में हो, तो उसे कौन सी टाइड कहा जाता है? हाई टाइड, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, लो टाइड। अभी हमने देखा क्या कहा जाता है, स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। ठीक है, वैसे आप ये क्वेश्चन देख लो, सेम चीज पूछा हुआ है, बट आपका क्या है, यूनी डायरेक्शन की जगह सेम डायरेक्शन वर्ड यूज कर लिया है, जिसका जवाब आपका स्प्रिंग टाइड होगा। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइड प्रोड्यूस्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ इन सेम डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिंग टाइड हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइड में बहुत क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, बस आपका क्या जैसे बताया ना, शब्दों का खेल यहाँ पे है। तो द एक्सेप्शनली हाई एंड लो टाइड दैट ऑकर एट द टाइम ऑफ न्यू मून, ऐसे पूछ सकता है, और द फुल मून व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर अप्रोक्सीमेटली अलाइंड इज कॉल्ड। तो न्यू मून और फुल मून के दौरान जो आपको होता है वो स्प्रिंग टाइड कहलाता है। ठीक है, फिर अभी मैंने आपको एक बताया था, आपको 20% हमें याद रखना है। देखिए क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ है कैप के एग्जाम में कि द टाइड हुज हाइट इज 20% मोर देन द नॉर्मल टाइड आर कॉल्ड, तो उसे जो है स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइड ऑकर आपके यूपीपीसीएस में ही पूछा हुआ है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, व्हेन द सन एंड मून आर इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन द सन एंड मून मेक अ राइट एंगल, तो ये आपकी जो है नीप टाइड कहलाती है। अभी हम आगे समझते हैं। व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोस, तो ये तो भैया होगा नहीं। व्हेन नाइट इज वेरी कोल्ड, ये होगा नहीं। दो ऑप्शन बचा, अगर आपको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्प्रिंग याद करने का तरीका क्या है, स्प्रिंग स्प्रिंग मतलब ऐसे और स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं, और ऐसे आपका स्प्रिंग से एस वाला स्ट्रेट पाथ में, जब आपको दिमाग में ना है वैसे तो सब की कंफ्यूज हो जाओ नीप और स्प्रिंग के बीच में, तो ऐसे स्ट्रेट हो गया। ठीक है, सीधा हो गया। जैसे ही आपको याद करने का तरीका हो, याद हो जाए, तो ये आपकी स्प्रिंग टाइट कहलाती है। अब हम नीप टाइट समझते हैं। तो स्ट्रेट पाथ वाले में हम स्प्रिंग टाइट कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, जब सन और अर्थ के ईयर पर्सपेक्टिव में मून क्या हो 90 डिग्री का एंगल बनाए, चाहे इस पोजीशन पे या चाहे आपकी इस पोजीशन पे, इसके दौरान जो आपकी टाइड होती है उसे हम नीप टाइड कहते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन को बेसिकली क्वाड्रेचर कहा जाता है। दिस ऑकर ऑन द 7th and 8th डे ऑफ एवरी फोर्टनाइट। ठीक, इन दिस सिचुएशन सन एंड मून पुल द वाटर इन डिफरेंट डायरेक्शन, सो देयर फोर्सेज अपोज ईच अदर। बिकॉज ऑफ दिस टाइड जो है ये 20% लोअर हो जाते हैं देन दी नॉर्मल, यानी नॉर्मल कंडीशन के कंपैरिजन में 20% लोअर हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रिंग में आपके 20% ज्यादा हो रहे थे, तो 20% कम हो जाते हैं। ठीक है, सो नीप टाइड ऑल्सो हैपन ट्वाइस अ मंथ, दे आर यूजुअली लोअर इन हाइट देन नॉर्मल टाइड। नॉर्मल टाइड के कंपैरिजन में ये क्या है, आपकी हाइट में लोअर होते हैं। ठीक, सो इस सवाल हम देख लेते हैं कैसे पूछा है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीप टाइड हाई टाइड इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज एबव नॉर्मल। स्टेटमेंट वन क्या करे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, समझ कंफ्यूज करने के लिए दिया है इस तरीके से, पर हमें क्या करना समझना है। क्या दिया है कि नीप टाइड के दौरान हाई टाइड जो है वो नॉर्मल कंडीशन से नीचे होता है क्या, बिल्कुल सही है। और लो टाइड नॉर्मल कंडीशन से एबव होता है, लो टाइड से इज एबव नॉर्मल होता है क्या, तो ये भी बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया, नीप टाइड ऑकर ड्यूरिंग न्यू मून इंस्टेड ऑफ फुल मून, ये तो पूरा रीजन ही आपका गलत हो गया। हम जानते हैं आपका स्प्रिंग टाइड जो है न्यू मून फुल मून के दौरान होता है, ना कि नीप टाइड होता है। सो जाहिर सी बात है, बोथ ए एंड आर, ये तो आपको होगा नहीं ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू होगा नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इसका जो होगा सही हो जाएगा। ठीक है, हाई टाइड क्या करा, नॉर्मल कंडीशन से
हाई टाइड जो है बिलो रहता है एंड लो टाइड जो है आपका नॉर्मल कंडीशन थोड़ा सा एबव होता है। क्यों? लो टाइड तो जब होता है ना, जब आपकी जो ये हो गए यहाँ पे जो हो, ठीक है, इस पोजीशन पे हो, तब आपकी यहाँ पे लो टाइड खिंचाव जब पड़ता है तो लो टाइड यहाँ होता है। लेकिन जब सन यहाँ पे हो गया, मून आपका यहाँ हो गया और अर्थ ये हो गया, यहाँ पे टाइड तो हो रहा है लेकिन लो टाइड नहीं, लो टाइड से थोड़ा सा ये क्या है, एबव होता है। ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक दो बार आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा, पढ़ोगे। ऑलराइट, फिर तीसरा है ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड। तो जैसे हमने जानते हैं कि अगर ये आपका क्या है, अर्थ हो गया, ये आपका जो है सन हो गया, तो हम जानते हैं सन जो है आपका ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल के रीजन में क्या है कि बीच में घूमता रहता है। कभी ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सीधा होता है, कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सीधा होता है, कभी इक्वेटोरियल रीजन पे क्या है, सीधा होता है। राइट, अगर ये पोजीशन आप हटा दो, ठीक है, ये चारों पोजीशन में इक्वेटोरियल पे सीधा होता है। राइट, अर्थ क्या आपकी इस तरीके से है, इस दौरान क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे स्ट्रेट लाइट पड़ती है, इस दौरान क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। उसी तरह से मून का भी कुछ इस हाल होता है इसके अर्थ के साथ। जब मून आपका क्या हो, फुल मून के स्प्रिंग टाइड के दौरान ही समझ लीजिए, जब आपके ट्रॉपिक के एरिया में स्ट्रेट पड़े, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, तो उसे जो है हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल टाइड्स कहते हैं। और जब ये क्या हो, इक्वेटोरियल टाइड्स क्या हो आपकी, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर पे स्ट्रेट पड़े, इक्वेटर के आसपास हो, तो उसे हम इक्वेटोरियल टाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सिंपल सी कहानी है। द सन कंप्लीट्स इट्स नॉर्थ साउथ मूवमेंट इन 1 ईयर। मून जो है 27.5 डेज में कंप्लीट करता है, जिसे वन सिनोडिक मंथ कहा जाता है। ये भी आप सवाल पूछ सकता है, ये नोट करके रखिएगा, वन सिनोडिक मंथ। तो ट्रॉपिकल टाइड आपका तब हो गया जब मैक्सिमम डिक्लिनेशन जो हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पे हो। दिस प्रोड्यूसेस हायर देन नॉर्मल स्प्रिंग टाइड नोन एज ट्रॉपिकल टाइड। एंड ट्रॉपिकल रीजन में हायर देन द नॉर्मल स्प्रिंग टाइड आपकी होती है, जिसे ट्रॉपिकल टाइड कहा जाता है। ठीक है, तो हाई टाइड और लो टाइड बिकम अनइक्वल इन हाइट, वंस ट्वाइस ऑकर ट्वाइस एवरी मंथ। ठीक, उसी तरह इक्वेटोरियल टाइड आपको हो गया। अब हम आते हैं पेरिजियन एंड आपकी अपोजी। पेरिजियन अपोजी आपका सिंपल सी बात हो गई। अभी मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट, तो अभी मैंने बताया था कि जब सन आप क्या हो, मतलब माफ करेगा, अर्थ और मून में जब मून सबसे नजदीक हो, पेरिजियन टाइप, पेरिजियन डिस्टेंस उसे कहते हैं, पेरिजी हम कहते हैं, जब दूर हो उसे एपोजी कहते हैं। तो जाहिर सी बात है पेरिजियन पेरिजियन टाइड आपका इस वाले पोजीशन में तो हम कहेंगे नहीं, पेरिजियन टाइड तो इसी को कहेंगे ना जब नजदीक हो, पेरिजी पे हो। जाहिर हो, जब आपके सबसे नजदीक होता है उस दौरान जो आपकी टाइड होती है वो पेरिजियन टाइड कहलाती है। एंड इन क्या हो, नॉर्मल टाइड से क्या होगी, थोड़ी सी हाइयर होगी इस टाइड पे, और ये क्या होगी थोड़ी सी यहाँ पे, क्योंकि मून दूर चला जाएगा अर्थ से, थोड़ी सी क्या होगी, उतना इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, सिंपल सी बात आपकी ये हो गई। ठीक है, सो दे आर 15 to 20% हाइयर देन नॉर्मल। ठीक, एपोजी वही हो गया, मून इज, इसको याद करने का तरीका क्या है ना कि मून क्या हो, जब पास हो, पास से क्या हो गया, पेरिजियन हो गया। ठीक है, पी मतलब पास, पास से आपका नजदीक पेरिजी हो गया, दूर मतलब कि बहुत अपार हो गया, अपार दूर है, एपोजी हो गया। पेरिजी एक बार याद हो जाएगा, पास है तो एपोजी तो आपका समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब स्पेशल केस हम तब देखते हैं जब आपकी स्प्रिंग टाइड भी हो, यानी फुल मून या न्यू मून भी हो, और पेरिजियन टाइड हो, तो उस टाइम जो आपकी टाइड होती है ना, वो एक्सट्रीमली हाई टाइड होती है। ठीक है, यानी जब मून जो हो वो पेरिजी पे हो और उसी दौरान आपकी स्प्रिंग टाइड हो, तो उस टाइम जो दौरान टाइड होती है सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली हाई टाइड होती है। और उसी तब आपकी जब नीप टाइड हो, अपोजियन टाइड ऑकर हो, तो उस दौरान वेरी लो वाटर लेवल आपकी हो जाती है। ठीक है, उसी तरह आपकी एक डेली डायनुअल एंड सेमी डायनुअल टाइड होती है। ठीक है, इसका ग्रेविटी से ज्यादा इफेक्टिव लेना देना नहीं रहता है, ये क्या है, अर्थ से रिलेटेड इसका है। डायनुअल टाइड वो टाइड होती है जो ऑकर वंस इन ए टाइडल डे, मतलब एक दिन में केवल एक बार टाइड जो हो उसे डायनुअल टाइड कहते हैं। ये पूरे धरती पर हर जगह नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है, बिकॉज शेप ऑफ सम कोस्टलाइन इस तरीके से होते हैं, डेप्थ उनके नियर बाय ओशियन का इस तरीके का होता है। ये जो मूवमेंट होता है टाइडल्स का, इनको क्या है, ये रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। इस वजह से क्या है, द टाइडल बज क्रिएटेड बाय द मून एंड सन रीचेज दैट एरिया ओनली वंस पर टाइडल डे। ये कॉमन जनरली आपके क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको
या आपकी जो साउथ ईस्ट एशिया ये रीजन आप देख सकते हो ना, यहाँ पे कॉमन देखते हैं। उसके अलावा बाकी जो आपके क्षेत्र एरिया हो गए, दे आर बेसिकली व्हाट सेमी एनुअल टाइड होते हैं, यानी वहां पे दिन में जो हमने नॉर्मल पढ़ा कि ट्वाइस टाइड आपकी होती है, वो आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, सो फाउंड इन मोस्ट पार्ट ऑफ Atlantic Ocean, Indian Ocean, many coast around the world. That's why semi-annual tides are the most common globally. तो कभी आपसे सवाल पूछ ले विच टाइड्स आर द मोस्ट कॉमन ग्लोबली और सेमी एनुअल वगैरह पूछ ले, तो जाहिर सी बात है सेमी एनुअल आपकी मोस्ट कॉमन होती हैं। उसी तरह से आपकी इक्विनॉक्टिकल स्प्रिंग टाइड होती है। ये क्या होते हैं? तो ये जब सन आपका क्या हो, यानी अर्थ जो हो, अर्थ और सन के बीच में जब अर्थ क्या हो आपकी इक्विनॉक्स पोजीशन पे हो, यानी सन डायरेक्टली इक्वेटर के अराउंड क्या पड़े, इसकी डायरेक्टली लाइट पड़े, सबसे क्लोजेस्ट हो, उस दौरान जो आपकी टाइड होती है उसे हम इक्विनॉटिकल स्प्रिंग टाइड कहते हैं। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये इक्विनॉटिकल टाइड आपकी तो हर डेली तो होता नहीं है। इक्विनॉक्स हम जानते हैं या तो 21 मार्च को होता है, 23 सितंबर के होता है, यानी 6 मंथ अपार्ट केवल ये ऑकर होते हैं। ठीक है, हर मंथ ये मतलब यहाँ पे देखिए सवाल पूछ सकता है कि इक्विनॉक्टिकल टाइड कब होता है, ट्वाइस एवरी डे, वंस एवरी डे या वंस एवरी मंथ। तो ये क्या है, ये ऑकर एवरी 6 मंथ ये ऑकर होते हैं। ठीक है, तो बस यही था आपका टाइप्स हो गया, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, ट्रॉपिकल टाइड, इक्वेटोरियल स्प्रिंग क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन एस से आपका स्ट्रेट हो गया, नीप क्या हो गया 90 डिग्री वाला एंगल हो गया, ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन पे जब मून हो, इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल रीजन पे आपका हो, पेरिजी मतलब जो सबसे क्लोजेस्ट हो, एपोजी मतलब सबसे फारदेस्ट हो, डैनुअल मतलब जो वन टाइड जो हो, सेमी मतलब टू टाइड हो, इक्विनॉक्टिकल मतलब जब आपके इक्विनॉक्स पे हो सन। ठीक, तो ये हो गया, बस आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है, हमारी सेवा समाप्त होती है। अगले क्लास में जो हम लोग अपना थ्योरीज वगैरह पढ़ेंगे, टाइडल बोर्ड्स क्या होते हैं, टाइडल करंट्स क्या होते हैं, वो समझेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।